Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our lesson number 2, and in the lesson number 2 we have discussed about colonialism topic, and we have completed colonialism in Asia. So in the today's lecture we will discuss about colonialism in Africa, and in the second part we will discuss about the factors of the first world war. So let's get started topic. So in the last lecture we have started our lesson number 2, and we have discussed about colonialism in Asia. So colonialism हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. उसका मीनिंग क्या था? कंट्रोल ओवर अदर कंट्री. कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करता है, रूल करता है, तो हम क्या कहेंगे? उसको कॉलोनाइलिज्म. एंड 18th एंड 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज थे, ये एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज पे कंट्रोल कर रहे थे. सो कॉलोनाइलिज्म ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड था यूरोपियन कंट्रीज के लिए. एंड हम बात करें लीडिंग यूरोपियन कंट्रीज इन कॉलोनाइलिज्म की, तो स्पेन, ब्रिटेन, देन फ्रांस, देन जर्मनी, ये सभी लीडिंग कंट्री थे इन द कॉलोनाइलिज्म. देन हमने ये भी देखा था कि इससे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर हो गई थी, एंड सोशल एंड कल्चरल जो फ्रीडम थी ये भी काफ़ी पुअर हो गई थी. मीन्स फ्रीडम ये सभी कंट्रीज को नहीं मिल रही थी. सो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल हो गया था यूरोपियन नेशंस का इन द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. एंड इसीलिए ये सभी का एक रीज़न बना कि इससे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ और रशियन रिवॉल्यूशन, ये सभी पार्ट इसके कारण ही स्टार्ट हुए थे. सो कॉलोनाइलिज्म का रिजल्ट यही था कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. देन हमने लास्ट लेक्चर में वेस्टर्न यूरोप की टोटल कंडीशन देखी थी कि वेस्टर्न यूरोप में 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था. सो स्पेन ने नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग जैसे कंट्री पे कंट्रोल पा लिया था. देन हमने एक इम्पोर्टेंट इवेंट की बात की थी कि पोर्टुगीज किंग थे जिसकी डेथ हो गई थी, और इसी के कारण स्पेनिश किंग ने उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था. देन हमने देखा कि स्पेन था वो जो 6 डेकेड्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज में सबसे आगे चल रहा था इन द कोलोनाइलिज्म. देन हमने बात की कि अदर कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है ये सभी अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज पे कंट्रोल पाना स्टार्ट कर लिया था. देन कॉलोनाइलिज्म इन एशिया की बात करें तो इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया के ऊपर कंट्रोल पा लिया था. देन चाइना की बात की थी कि जो ओपियम वॉर थी ये इंग्लैंड एंड चाइना के बीच में हुई थी और उसमें चाइना की हार हुई थी. देन हमने देखा कि अदर पॉइंट्स की बात की थी कि वेस्ट एशिया में डेजर्ट रीजन था और डेजर्ट रीजन में ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे. सो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, ये सभी कंट्रीज़ ने ऑयल कंपनीज का एस्टेब्लिशमेंट किया था इन द वेस्ट एशिया. एंड जो इम्पोर्टेंट कंट्री थे वेस्ट एशिया के, लाइक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, यहाँ पर ऑयल कंपनीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिकन कंट्री. सो हमने यहाँ तक देखा था कि कॉलोनाइलिज्म इन एशिया, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था. एंड हमारा ये टॉपिक रिमेनिंग था, लाइक कॉलोनाइलिज्म इन एशिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will complete this topic, then we will move to first world war. So let's get start our main topic. So the Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. So
कोलोनाइलिज्म इन अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीकन कंट्रीज में किस तरीके से कोलोनाइलिज्म आगे बढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डच जो पीपल थे इंडिया में काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस नहीं ज़्यादा हुआ था, बट डच ने क्या किया 15th सेंचुरी के एंड में साउथ अफ्रीका के पे अपनी फर्स्ट कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी। सो यू मस्ट रिमेंबर द डच एस्टैब्लिश्ड its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. Then, after that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. सो इंग्लैंड ने केप पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी और फ्रांस ने अल्जीरिया जो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री है यहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। देन द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट suitable for the acquiring raw material and selling ready products post industrial revolution. So जो अफ्रीका के प्रोविंसेस थे ये सभी अपनी जो सिचुएशन है उसको काफ़ी सूटेबल मानते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और काफ़ी जो मशीनरी है उसके डेवलपमेंट हुए, और क्या हो रहा था कि रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, रेडी प्रोडक्ट्स मीन्स रेडीमेड प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। सो जो अफ्रीकन पीपल थे वो अपनी जो कंडीशन है उसको सूटेबल मानते थे और इसी के कारण इसका फायदा उठाया था यूरोपियन कंट्रीज ने। सो बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज competed टू establish कॉलोनीज, और इसी के कारण यूरोपियन कंट्रीज में कंपटीशन थी कि हम सब कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करेंगे इन द अफ्रीकन कंट्रीज। Then King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. So बेल्जियम के किंग थे लियोपार्ड, इसने कोंगो और उसके आसपास का जो प्रोविंस था उसको अपने और मिला लिया था। मीन्स जो बेल्जियम था उसने कोंगो पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। देन इंग्लैंड established its colonies in Egypt, some provinces of East Africa and some of South Africa. देन इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने जो इजिप्ट है वहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। देन ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका था का जो एरिया था वहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। देन फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन ट्यूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। सो फ्रांस की बात करें तो उसने ट्यूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका वाला जो पार्ट था वहाँ पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। देन जर्मनी एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। देन जर्मनी की बात करें तो ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका का जो कुछ एरिया था वहाँ पर अपना एम्पायर मीन्स कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। देन इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी, जो रेड सी वाला एरिया है उसके आसपास जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर कंट्रोल पा लिया था इटली ने। देन स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो seized some provinces of Africa. देन स्पेन एंड पोर्टुगल इसने भी काफ़ी सारे प्रोविंसेस पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। देन अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन in the midst of this competition to establish colonies. So हमने अब तक क्या देखा कि अफ्रीकन कंट्रीज पे कंट्रोल हो गया था यूरोपियन कंट्रीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि डच ने अपनी फर्स्ट कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी इन साउथ अफ्रीका। देन इंग्लैंड फ्रांस इसने केप एंड अल्जीरिया पे कंट्रोल पा लिया था। देन हमने बात की कि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थे लाइक किंग लियोपार्ड जो बेल्जियम के किंग थे उसने कोंगो पे अपना कंट्रोल पा लिया था। देन इंग्लैंड ने इजिप्ट एंड ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जो प्रोविंसेस थे उस पर कंट्रोल पा लिया था। देन फ्रांस ने ट्यूनिशिया, मोरक्को, वेस्ट अफ्रीका, इसी तरीके से जर्मनी ने ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस थे उस पर कंट्रोल पा लिया था। एंड हमने देखा कि इटली जिसने रेड सी के आसपास जो भी प्रोविंसेस थे उस पर
कंट्रोल पा लिया था। एंड लास्ट में हमने देखा कि स्पेन एंड पोर्टुगल जिसने अफ्रीका के काफ़ी सारे प्रोविंसेस पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट अफ्रीकन रीजन पे डिफरेंट यूरोपियन पीपल का कंट्रोल था। सो कोई एक फिक्स एरिया नहीं था, सभी कुछ ना कुछ एरिया पे कंपटीशन कर रहे थे। सो इसी के कारण क्या हुआ कि एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस हुई। So a conference for the European nations was held in Berlin. So सभी यूरोपियन नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट किया कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और हम ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? इन बर्लिन। एंड ईयर आपको याद रखना है, इन 1884 टू 1885। सो different African territories were divided among the European nations at the end of the conference and कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज है ये सभी को हम अपने नेशंस में डिवाइड करेंगे। मीन्स सभी का एरिया फिक्स होगा, सभी का रूल है वो फिक्स होगा कि आप ये एरिया पे रूल करोगे, आप ये एरिया पे रूल करोगे। सो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये आया कि डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज है ये डिवाइड हो गई बिटवीन यूरोपियन नेशंस। Then, thus the colonial dominance of the different European nations was established over the entire Africa. So, रीजन था अफ्रीका, बट डिसाइड कौन कर रहे थे? यूरोपियन कंट्रीज। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अफ्रीकन कंट्रीज जिसका एरिया था, पीपल अफ्रीकन थे, बट जो रूल था, जो कंट्रोल था, ये सभी यूरोपियन पीपल का था। एंड इसी के कारण हम कहते हैं कि कॉलोनियल डोमिनेंस की जो मेन एरिया था यूरोपियन कंट्री का, ये सभी पीपल कंट्रोल कर रहे थे ओवर अफ्रीका। एंड अफ्रीकन पीपल ये सभी कंडीशन को झेल रहे थे, सहन कर रहे थे। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा एरिया अफ्रीका का आ गया था अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। देन इसीलिए हम कहते हैं कि कॉलोनाइलिज्म इन अफ्रीका, क्योंकि सभी कंट्रीज जो डोमिनेंस हासिल करना चाहते थे इन द अफ्रीका। देन while on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. So सभी कंट्री ये ट्राई करना चाहते थे कि हम एशिया एंड अफ्रीका पे कंट्रोल पा लेंगे, उस पे कॉलोनाइलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई करेंगे। बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जर्मनी एंड इटली ने अपने जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है, मीन्स जो भी स्टेट थे उसको यूनाइट करने का काम स्टार्ट कर लिया था। So, the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. So, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी भी एंटर हुआ था इन द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन, क्योंकि जर्मनी पहले डिफरेंट स्टेट में डिवाइड था, बट हमने देखा कि जर्मनी एंड इटली दोनों यूनिफाइड हो गए थे, दोनों रिस्पेक्टिवली यूनिफाइड हो गए थे और अब जर्मनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ये सभी कंपटीशन में भाग ले रहा था, मीन्स उसमें शामिल हो रहा था। देन thus this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. So ये सभी ग्लोबल फिनोमेना चेंज हो रहे थे, लाइक कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइलिज्म, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस हो गया था और ये कॉन्सेप्ट के कारण ये जो कंट्रीज थे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, ये सभी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली काफ़ी पुअर बन गए थे, काफ़ी अनएम्प्लॉय बन गए थे। सो इसके कारण क्या हुआ कि ये सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट है ये स्टॉप हो गया था, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहे थे? यूरोपियन कंट्रीज।
सो दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इसी के कारण ये सभी रीजन रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द लीडिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इन दिस यूनिट अब तक हमने क्या देखा, कॉलोनाइलिज्म इन एशिया एंड कॉलोनाइलिज्म इन अफ्रीका। बट इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमें अगर समझना है तो हमें ये टॉपिक समझना ज़रूरी है, कॉलोनाइलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। सो कॉलोनाइलिज्म के बारे में हमने देखा था कि कंट्रोल ओवर अदर कंट्री। सो कॉलोनाइलिज्म के शिकार कौन बने थे, एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्री। स्पेशली हम बात करें एशिया में तो इंडिया इंग्लैंड के कंट्रोल में था, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी कंट्रीज इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। देन चाइना की बात करें, चाइना में ओपियम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ओपियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका एंड इंग्लैंड ये सभी चाइना पे कंट्रोल करना चाहते थे। देन हम बात करें एशिया में अदर कंट्रीज़ की तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सभी ऐसे कंट्री थे जहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका ये सभी कंट्रीज़, ये जो कंट्रीज़ है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इस पे कंट्रोल करना चाहते थे। देन अफ्रीका की बात करें तो डिफरेंट अफ्रीकन रीजन पे डिफरेंट यूरोपियन नेशंस का कंट्रोल हो गया था। लाइक इंग्लैंड, फ्रांस ने केप एंड अल्जीरिया पे कंट्रोल पा लिया था। देन हम बात करें बेल्जियम था, उसने कोंगो एंड अदर प्रोविंसेस पे कंट्रोल पा लिया था। देन इंग्लैंड की बात करें, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये रीजन पे कंट्रोल पा लिया था इंग्लैंड ने। देन हम बात करें फ्रांस, जिसने मोरक्को, ट्यूनिशिया एंड वेस्ट अफ्रीका पे कंट्रोल पा लिया था। जर्मनी की बात करें, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। इटली की बात करें तो जो रेड सी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर इटली का कंट्रोल था। स्पेन एंड पोर्टुगल की बात करें तो अफ्रीकन के कई प्रोविंसेस पे स्पेन एंड पोर्टुगल का भी कंट्रोल था। सो कोलोनाइलिज्म मीन्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्री, और ये सभी कंट्री क्या कर रहे थे, एशिया एंड अफ्रीका पे कंट्रोल कर रहे थे। देन हमने ये भी देखा कि बर्लिन पे एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, रीजन था अफ्रीका, बट उस पर कंट्रोल कौन कर रहे थे, यूरोपियन कंट्री। एंड इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि हम अफ्रीका के जो डिफरेंट रीजन है उसको डिवाइड करेंगे और ये सभी कंट्री को ये जो रीजन है उस पर कंट्रोल डिफरेंट यूरोपियन नेशन करेंगे। देन हमने ये भी देखा कि जर्मनी के बारे में देखा कि जर्मनी भी इस कंपटीशन में आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन की कंपटीशन में। सो अब तक हमने कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड कॉलोनाइलिज्म इन अफ्रीका के बारे में देखा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So first of all, we will discuss about factors that caused First World War. So हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल बने थे। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग इवेंट थी, अनफॉरगेटेबल इवेंट थी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. So you must remember the First World War was started on 1st August 1914. Then Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces like Lorraine and Alsace to Germany. So
हम बात करें जर्मनी एंड फ्रांस की कि दोनों के बीच में सेडान वॉर हुई थी और सेडान वॉर में फ्रांस की हार हुई थी और फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी और ट्रीटी का नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। एंड ये ट्रीटी क्या कहती है कि ये कहती है कि फ्रांस को वॉर फाइन भरना पड़ेगा। वॉर फाइन मीन्स वॉर में फ्रांस की हार हुई थी, इसीलिए कुछ फाइन है वो जर्मनी को देना पड़ेगा। और दो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस ऑफ फ्रांस लाइक लॉरेंस एंड एप्सेस ये जर्मनी को देना पड़ेगा। सो फ्रांस हैड नॉट been able to overcome this humiliation, so फ्रांस ये ट्रीटी के जो कंडीशन थे उसको मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। सो thus the Frankfurt Treaty itself was caused the First World War। so ये जो ट्रीटी थी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनी थी। सो द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड्स ऑफ अ फ्यूचर वॉर। सो ये जो वॉर थी सेडान वॉर, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज बोए थे। मीन्स यहाँ से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। सो यू मस्ट रिमेंबर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, ये ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन बनी थी। बट ये ट्रीटी के अलावा कई सारे फैक्टर्स थे, कई सारे रीजन थे जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम। सो फर्स्ट फैक्टर था इकोनॉमिक फैक्टर। सो इंग्लैंड हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th century। It exploited its colony economically and become rich। सो इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने एशिया एंड अफ्रीका पे अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था एंड इससे इकोनॉमिक कंडीशन इंग्लैंड की काफ़ी अच्छी हो गई थी और इकोनॉमिकली इंग्लैंड काफ़ी रिच बन गया था। देन ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही थी। मशीनरी में ऑयल एंड पेट्रोल की भी ज़रूरत हो रही थी क्योंकि इससे ही मशीनरी चल पा रही थी। सो इसी के कारण जो यूरोपियन कंट्री थे उसमें रॉ मटेरियल की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो गई थी। हमने देखा था जो रॉ मटेरियल थे वह वेस्ट एशिया के कंट्री में मिल रहे थे। लाइक ऑयल रिसोर्सेज थे ये हमें वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, इराक, ईरान ये सभी कंट्री में से मिल रहे थे। सो यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। सो in the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की बात करें तो जर्मनी ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर लिया था और जर्मनी ने भी ये मार्केट को प्रोक्योर करना स्टार्ट कर लिया था। सो जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इंग्लैंड एंड फ्रांस के कंपैरिजन में चीपर गुड्स, काफ़ी सस्ते गुड्स है उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर लिया था। सो द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर दस ब्रोकन अप बाय जर्मनी। सो जो भी मार्केट थे एफ्रो एशियन मार्केट जिस पे डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था इंग्लैंड एंड फ्रांस का, बट जर्मनी के आने से, जर्मनी के जो चीपर गुड्स की सप्लाई थी इसके कारण इंग्लैंड एंड फ्रांस का डोमिनेंस ओवर एफ्रो एशियन मार्केट कम हो गया था, टूट गया था। सो consequently there was an intense economic competition between Germany and England। सो इसी के कारण इंग्लैंड एंड जर्मनी के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि जो कंपटीशन थी दोनों के बीच में जेलसी भरा सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा था और ये भी एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग का। सो इकोनॉमिक फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
और हमने इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में अभी डिस्कस किया. Then second factor was militarism. So military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. मिलिट्री फोर्स काफ़ी ज़रूरी हो गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया था फॉर द एक्सपांशन, कि अगर हमें एक्सपांशन करना है तो हमें मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर, और इसी के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया ये सभी कंट्रीज अपने मिलिट्री पावर को एक्सपांड कर रहे थे, मिलिट्री पावर को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लिया था. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. और हम बात करें जापान, इटली एंड जर्मनी की, वहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी. Then production of weapons was increased under the pretext of self defense. देन हम बात करें कि वेपन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, ये काफ़ी इंक्रीज हो गया था अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस के बहाने जो वेपन्स था उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था. Thus, militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. So, मिलिट्रिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिल गया था, और मिलिट्री कंपटीशन एंड इकोनॉमिक कंपटीशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों ने काफ़ी सीरियस एटमॉस्फेयर बना लिया था वॉर का. सो मिलिट्रिज्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सभी कंट्री एक्सपांशन करना चाहते थे अपने रूल को, और इसी के कारण सभी ने मिलिट्री पावर बढ़ा ली थी, वेपन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा लिया था. सो मिलिट्री कंपटीशन एंड इकोनॉमिक कंपटीशन ये दोनों ने काफ़ी सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. Then third factor was groupism, secret treaties. So groupism and secret treaties played a major role in the First World War. So groupism means जो कंट्री थे वो ग्रुप में बट गए थे, दो ग्रुप बन गए थे, और ये दोनों ग्रुप अपने आपस में कंपटीशन रखते थे. देन सीक्रेट ट्रीटीज, कई ऐसे कंट्री थे जिसने ट्रीटीज साइन की थी कि अगर आपके कंट्री पे कोई वॉर होगी, आपके कंट्री पे कोई अटैक होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी सीक्रेट ट्रीटीज स्टार्ट हो गई थी. सो ये दोनों ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो the world was divided into two groups before the first world war. So first world war के स्टार्ट के पहले पूरा वर्ल्ड था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था. On one side was group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while the other side was group of England, France, रशिया एंड जापान. सो ये दो ग्रुप आपको याद रखने हैं, और ये दोनों ग्रुप में कौन कौन से कंट्री है ये सभी आपको याद रखना है. सो दो ग्रुप बन गए थे. फर्स्ट ग्रुप जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड बल्गेरिया एंड टर्की थे. अदर ग्रुप की बात करें तो उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान था. सो पूरा वर्ल्ड, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड इसीलिए कहा है क्योंकि जो भी कंट्री पार्ट कर रहे थे लाइक जर्मनी, सो जर्मनी ने जो भी कॉलोनी अदर कंट्री में इस्टेब्लिश की थी ये सभी भी जर्मनी का पार्ट था. लाइक इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के साथ इंडिया भी कनेक्टेड था, क्योंकि इंग्लैंड पे इंडिया पे कंट्रोल था इंग्लैंड का. सो इंग्लैंड की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया ये सभी कंट्री इसमें आ जाते हैं. इसी तरीके से जो भी अदर कॉलोनीज थी इन द अदर कंट्री ऑफ द यूरोपियन कंट्री ये सभी पार्ट था इन द ये सभी ग्रुपिज्म का. सो अ फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. So feeling of jealousy,
सभी कंट्री के बीच में जेलसी थी, कंपटीशन थी, देन एनमिटी कि आप हमारे दुश्मन हो, ये सभी फीलिंग, देन मिसट्रस्ट, फियर and hatred evolved between the groups which was an important factor of the First World War and ये सभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित हुए थे। अब तक हमने क्या देखा, तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रिज्म एंड ग्रुपिज्म के बारे में। ये तीन फैक्टर आपको काफ़ी रिमेंबर करने हैं कि ये फैक्टर्स क्या कहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में हमने देखा कि सभी कंट्री के बीच में कंपटीशन हो गई थी और जर्मनी ने काफ़ी चीपर्स गुड्स सप्लाई किए थे और इससे क्या हुआ था, इंग्लैंड एंड फ्रांस का जो डोमिनेंस था ये कम हो गया था। देन मिलिट्रिज्म की बात करें, मिलिट्रिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला, सभी कंट्री ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया था और वेपन से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। देन ग्रुपिज्म की बात करें तो पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। ग्रुप आपको याद रखना है, which one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey and अदर साइड की बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। ये ग्रुप आपको याद रखने हैं। So in this video, we have discussed about two important topics. First of all, we have discussed about colonialism in Africa, and second, we have discussed about three important factors that caused the First World War. So I hope you understood very well about this, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in the topic. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.